हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पल्लवी, आपकी हिंदी की अध्यापिका। फ्रेंड्स, आज हम 7वीं कक्षा का हिंदी का एक बहुत ही बेहतरीन पाठ पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सोना। सोना यह कहानी महादेवी वर्मा जी ने लिखी हुई है। महादेवी जी इस पाठ में हिरनी सोना, कुत्ता वसंत, बिल्ली गोधुली आदि के माध्यम से पशु पक्षियों को मानवीय संवेदना से उकेरने वाली लेखिका के रूप को उभारती है। उन्होंने अपने घर में और भी कई पशु पक्षी पाल रखे थे तथा उन पर रेखा चित्र भी लिखे हैं। शिक्षक की सहायता से उन्हें ढूंढकर पढ़े, जो मेरा परिवार नाम से प्रदर्शित है। महादेवी वर्मा जी ने पशु पक्षियों के बारे में रेखा चित्र लिखे हैं। उनमें से एक हिरण शावक सोना पर लिखा रेखा चित्र यह प्रस्तुत है। लेखिका को एक दिन अपने परिचित डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ बसु की पौत्री सुस्मिता का पत्र मिला। उसने लिखा था कि उसे गत वर्ष अपने पड़ोसी से एक हिरण का बच्चा मिला था। अब वह बड़ा हो गया है, उसे घूमने को अधिक स्थान चाहिए। वह उसे रख पाने में असमर्थ है, परंतु ऐसे व्यक्ति को देना चाहती है जो उसके साथ अच्छा व्यवहार करे। सुस्मिता को विश्वास था कि लेखिका उसकी देखभाल उचित प्रकार से कर सकेगी। सुष्मिता जी ने पत्र में लेखिका को कहा कि मेरे पास जो हिरन है वो अभी मैं पाल नहीं सकती, आप वो पाल सकते हो क्या। उस पत्र से क्या हुआ देखो। पत्र को पढ़कर लेखिका को सोना की याद आ गई। सोना एक हिरनी थी। उसकी मृत्यु के बाद लेखिका ने हिरण न पालने का निश्चय किया था, परंतु अब उस निश्चय को तोड़े बिना उस कोमल प्राणी की रक्षा तो असंभव थी। सोना की याद उसको आई। और क्या हुआ देखो कि ये सोना कौन थी, कैसे वो लेखिका के पास आई थी। सोना भी अपनी शैशवावस्था में इसी भांति लेखिका के संरक्षण में आई थी। उसका छोटा सा लघु शरीर सुनहरी रेशमी लच्छों की गांठ के समान था। उसका मुंह छोटा सा तथा आंखें पानीदार थी। उसके कान लंबे तथा टांगे पतली तथा सुडौल थी। सभी उससे बहुत प्रभावित हुए। उसे सोना, सुवर्णा तथा स्वर्णरेखा नाम दिए गए। बाद में उसका नाम सोना ही हो गया। उसके रंग के कारण उसका नाम हो गया सोना। जिन लोगों ने हरे भरे वनों में छलांग लगाते हुए हिरण को देखा था, वही उनके अद्भुत गतिमान सौंदर्य के बारे में सोच सकते हैं। लेखिका को आश्चर्य है कि शिकारी उस सौंदर्य को क्यों नहीं देख पाते। वे कैसे इन निरीह प्राणियों को मारकर अपना मनोरंजन करता है। मनुष्य मृत्यु को असुंदर तथा अपवित्र मानता है, फिर वह इन सुंदर प्राणियों के प्राण कैसे ले लेता है। यह बात लेखिका के समझ में नहीं आती थी। आकाश में उड़ते तथा वृंदांगन करते रंग बिरंगे पक्षी फूलों की घटाओं जैसे लगते हैं। मनुष्य उन्हें अपनी बंदूक का निशाना बनाकर प्रसन्न होता है। मनुष्य पक्षियों का ही नहीं, पशुओं का भी विनाश करता है। हिरण सुंदरता में अद्वितीय है, परंतु मनुष्य इसमें सौंदर्य नहीं देख पाता है। मानव जो स्वयं जीवन का सर्वश्रेष्ठ रूप है, जीवन के दूसरे रूपों में जीवन के प्रति उदासीन तथा उनकी मृत्यु के प्रति इतना आसक्त क्यों है, ये सवाल लेखिका को आता है। सोना भी मनुष्य की इसी निष्ठुर मनोरंजन प्रियता के कारण आई थी। वन में शांत वातावरण में मृग समूह विचरण कर रहा था। तभी एक मृगी ने सोना को जन्म दिया था। अचानक शिकारियों के आने पर मृग समूह भाग गया, परंतु सोना और उसकी मां भाग न सके, क्योंकि
सोना जो थी छोटी सी शिशु थी और उसकी माँ अकेली उसको छोड़ के भाग नहीं सकती थी। शिकारी मृगी को मारकर सोना को भी ले गए। उस मृगी माँ ने अपने संतान को अपनी उस सोना को अपने शरीर की ओट में सुरक्षित रखने का प्रयास किया और खुद तो प्राण दे दिए। शिकारी मृग ने तो उसकी माँ को मार दिया, पर सोना को वो उठा के उनके साथ ले गए। उनके परिवार की किसी दयालु महिला ने उसे पानी मिलाकर दूध पिलाकर 2-4 दिन तक रखा। फिर मरणासन्न सोना को कोई बालिका लेखिका के पास छोड़ गई। लेखिका ने भी उसका स्वीकार कर लिया, क्योंकि लेखिका को पहले से ही पशु पक्षियों से बहुत ही ज्यादा लगाव था। लेखिका ने उसे स्वीकार कर उसके लिए दूध पिलाने की बोतल, ग्लूकोज तथा बकरी के दूध का प्रबंध कर दिया। उसका मुंह छोटा होने के कारण उसमें निपल नहीं आता था। उसे निपल से दूध पीना भी नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे उसे सब आ गया। वो धीरे धीरे सब सीख गई। वह भक्तिन को पहचानने लगी। रात को वह लेखिका के पलंग के पास ही जाकर बैठती थी। छात्रावास की लड़कियां पहले तो उसे कौतुक से देखती, लेकिन फिर वे उसकी मित्र बन गई थी। नाश्ते के बाद सोना कंपाउंड में चौकड़ी भरती थी, फिर छात्रावास का निरीक्षण सा करती थी। कोई छात्रा उसको कुमकुम लगाती तो कोई प्रसाद खिलाती। मेस में सब उसे कुछ न कुछ खिलाते थे। इसके बाद वह घास के मैदान में लेटती और भोजन के समय लौटकर लेखिका से सटकर चावल, रोटी और कच्ची सब्जियां खाती। और कच्ची सब्जियां उसको चावल रोटी से बहुत ज्यादा भाती थी। घंटी बजते ही प्रार्थना के मैदान में पहुंच जाती। बच्चे उसे सोना सोना कहकर पुकारते, वह उनके ऊपर से छलांग लगाती रहती। यह क्रम घंटों चलता। वह लेखिका के ऊपर से होकर छलांग लगाकर अपना स्नेह प्रदर्शित करती। कभी वह उनके पैरों से अपना शरीर रगड़ती। बैठे रहने पर वह उनकी साड़ी का छोर मुंह में भर लेती या चोटी चबा डालती। डांटने पर गोल गोल चकित हो और जिज्ञासा भरी नजर से देखती। कालिदास ने अपने नाटकों में मृगी तथा मृग शावकों को जो महत्व दिया है, उसका महत्व मृग पालकर ही जाना जा सकता है, ऐसे महादेवी वर्मा कहती है। हमारी यह सोना सबको प्यारी लगने लगी थी और कुत्ता स्वामी का अंतर तथा स्वामी के स्नेह और क्रोध को समझता था। कुत्ता एक सेवक था। हिरन यह अंतर नहीं जानता था। वह पालने वाले के क्रोध से डरता नहीं, बल्कि उसकी दृष्टि से दृष्टि मिलाकर खड़ा रहेगा। लेखिका के अन्य पालित जंतुओं में बिल्ली गोधूली, कुत्ते हेमंत वसंत और कुत्तियां फ्लोरा ने पहले तो सोना को नापसंद किया था। बाद में वो भी सोना को पसंद करने लगी। वो दोस्त हो गए सोना के। अन्य सोना शावक से हिरनी में परिवर्तित होने लगी। अन्य शारीरिक परिवर्तनों के साथ उसकी आंखों के नीलम के बल्बों सा विद्युतीय स्फुरन आ गया। वह किसी की प्रतीक्षा सी करती लगती। इसी बीच फ्लोरा ने 4 बच्चों को जन्म दिया और वो खेल के संगियों को भूलकर अपनी नवीन सृष्टि के संरक्षण में व्यस्त हो गई। 1-2 दिन सोना अपनी सखी को खोजती रही। फिर उसे इतने लघु जीवों से घिरा देखकर उसकी स्वाभाविक चकित दृष्टि गंभीर विस्मय से भर गई। एक दिन देखा कि फ्लोरा कहीं बाहर घूमने गई है और सोना भक्तिन की कोठरी में निश्चिंत लेटी हुई है। पिल्ले आंखें बंद करने के कारण चींची करते हुए सोना के उदर में दूध खोज रहे थे। तब से सोना के नित्य के कार्यक्रम में पिल्लों के बीच लेट जाना भी सम्मिलित हो गया।
आश्चर्य की बात यह थी कि फ्लोरा हेमंत वसंत या गोधूली को तो अपने बच्चों के पास भटकने तक नहीं देती थी, परंतु सोना के संरक्षण में उन्हें छोड़कर आश्वस्त भाव से इधर उधर घूमने जाती थी। संभवतः वह सोना की स्नेही और अहिंसक अहिंसक प्रकृति से परिचित हो गई थी। पिल्लों के बड़े होने पर और उनकी आंखें खुल जाने पर सोना ने उन्हें भी अपने पीछे घूमने वाली सेना में सम्मिलित कर लिया और मानो इस रुद्धि के उपलब्ध में आनंद उत्सव मनाने के लिए अधिक देर तक मेरे सिर के आर पार चौकड़ी भरती रही। पर कुछ दिनों के उपरांत जब यह आनंदोत्सव पुराना पड़ गया, तब उसकी शब्दहीन संज्ञाहीन प्रतीक्षा की स्तब्ध घटिया फिर लौट आई। वो चुप हो गई और एक तरफ देखती रहती थी, कुछ तो किसी को तो राह देखती रहती थी। उसी वर्ष गर्मियों में मेरा बद्रीनाथ यात्रा का कार्यक्रम बन गया, यानी महादेवी वर्मा जी को उसी वर्ष की गर्मियों की छुट्टी में बद्रीनाथ यात्रा पे जाना था। प्रायः यहाँ उन्होंने अपने पालतू जीवों के कारण प्रवास कम करती थी। वो उनकी देखरेख के लिए सेवक रहने पर भी उनको छोड़कर वो आश्वस्त नहीं हो पाती थी। भक्तिन, अनुरूप नौकर आदि तो साथ जाने वाले थे। पालतू जीवों में से मैंने फ्लोरा को साथ ले जाने का निश्चय किया था, क्योंकि वह मेरे बिना रह नहीं सकती थी। लेखिका ने फ्लोरा को अपने साथ बद्रीनाथ यात्रा पर ले जाने का निश्चय कर लिया था। छात्रावास तो बंद था, छुट्टियां जो थी, अंततः सोना के नित्य नैमित्तिक कार्यकलाप भी बंद हो गए थे। मेरी उपस्थिति का भी अभाव था, अंततः उसके आनंद उल्लास के लिए भी अवकाश कम था। हेमंत वसंत मेरी यात्रा और तज्जनित अनुपस्थिति से परिचित हो चुके थे। उनको पता था मैं जब नहीं होती तो कैसा होता है, पर सोना को नहीं पता था। हुलडाल बिछाकर उसमें बिस्तर रखते ही वे दौड़कर उस पर लेट जाते और भूखने तथा गंधरण की ध्वनियों के सम्मिलित स्वर में मुझे मानो उपालंभ देने लगती। यदि चली जाती तब वे उदास भाव से मेरे लौटने की प्रतीक्षा करने लगते। सोना की सहज चेतना में मेरी यात्रा जैसी स्थिति का बोध ही नहीं था, न प्रत्यावर्तन का। इसी के कारण उसकी वो निराश हो गई। जिज्ञासा और विस्मय का अनुमान मेरे लिए सहज न था। पैदल जाने आने के निश्चय के कारण बद्रीनाथ की यात्रा में ग्रीष्मावकाश समाप्त हो गया। 2 जुलाई को लौटकर जब मैं बंगले के द्वार पर आ गई, तब बिछड़े हुए पालते जीवों में कोलाहल होने लगा। गोधूली कंधे पर आ बैठी। हेमंत वसंत मेरे चारों ओर परिक्रमा करके हर्ष की ध्वनियों में मेरा स्वागत करने लगे, पर मेरी दृष्टि तो सोना को खोजने लगी। क्यों वह अपना उल्लास व्यक्त करने के लिए मेरे सिर के ऊपर से छलांग नहीं लगाती? सोना कहाँ है? पूछने पर मालिक आंखें पोंछने लगा और चपरासी चौकीदार एक दूसरे का मुख देखने लगे। वे लोग आने के साथ ही मुझे कोई दुखद समाचार नहीं देना चाहते थे, परंतु माली की भावुकता ने बिना बोले ही उसे दे डाला। ज्ञात हुआ कि छात्रावास के सन्नाटे और फ्लोरा के तथा मेरे अभाव के कारण सोना इतनी अस्थिर हो गई थी कि इधर उधर कुछ खोजती सी वह प्रायः कंपाउंड से बाहर निकल जाती थी। इतनी बड़ी हिरणी को पालने वाले तो कम थे, परंतु उससे खाद्य और स्वाद प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों की अधिकता थी। इसी आशंका से माली ने उसे मैदान में एक लंबी रस्सी से बांधना आरंभ कर दिया। एक दिन न जाने किस स्तब्धता की स्थिति में बंधन की सीमा भूलकर बहुत ऊंचाई तक उछली और रस्सी के कारण मुख के बल धरती पर आ गिरी। वही उसकी अंतिम सांस और अंतिम उछाल थी। सब उस सुनहले रेशम की गठरी के शरीर को गंगा में प्रवाहित कराए और इस प्रकार किसी निर्जन वन में जन्मी और जनसंकुलता में पली सोना की करुण कहानी का अंत हुआ। सब सुनकर लेखिका ने तभी निश्चय किया था कि अभी मैं हिरन नहीं पालूंगी, पर संयोग से फिर उनको हिरन पालना पड़ा, क्योंकि
डॉक्टर धीरेंद्रनाथ बसु की पौत्री ने उनके पास हिरण भेजने का प्रस्ताव रखा था। ऐसा ये पाठ है सोना। ये पाठ आप सबको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए। थैंक यू।